अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो इतनी ख़ास है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान था कि क्या ये वाकई सच है और ये कैसे मुमकिन है। आज मैं आपको शहद की मक्खियों और शहद के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात देने लगा हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है आप भी हैरान रह जाएं और ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये मुमकिन कैसे है। देखने में तो सिर्फ मक्खियाँ हैं लेकिन ये दूसरी मक्खियों की तरह नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर निज़ाम और सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजारती हैं। चलें आए अब वीडियो को शुरू करते हैं और ये इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल करते हैं। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं और कुरान पाक के अंदर बाकायदा एक सूरत नाजिल हुई जिसका नाम सूरह नहल है, जिसके अंदर शहद की मक्खी और शहद के बहुत सारे बेनिफिट्स बयान किए गए, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई, जिनसे हमें यह अंदाज़ा होता है कि अल्लाह पाक ने कितनी कमाल की क्रिएशन क्रिएट की शहद की मक्खियों की सूरत में। अगर आप शहद की मक्खियों का निज़ाम देखें कि ये किस तरह से ज़िंदा रहती हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी तरक्की याफ्ता सल्तनत, किसी डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं। इस तरह इनका निज़ाम होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मक्खियाँ ये एक बादशाह के अंडर होती हैं, जिसके अंडर ये सारी मक्खियाँ हज़ारों लाखों की तादाद में होती हैं और उस किंग को ये फॉलो करती हैं, जो बाकी सारी मक्खियों से जिसामत के अंदर बड़ा होता है। और अरबी के अंदर उस बादशाह को यासूब कहते हैं। बेसिकली तो ये मक्खी है, लेकिन अल्लाह पाक की शान देखें कि ये मक्खी बाकी मक्खियों को कंट्रोल भी करती है और उनको उनके काम भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कौन सी मक्खियां मकान बनाएंगी, मकान से मुराद जो आप छत्ते देखते हैं, अगर आप उन पे गौर करें कि ये जो छत्ता हमें मक्खी का नजर आ रहा होता है, इसके अंदर भी कितनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। अगर देखने वाला इसको गहराई से एक साइंटिफिक वे से देखे तो वो ये यकीन नहीं कर सकेगा कि ये काम किसी मक्खी का है। वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने उन छत्तों को बनाती हैं कि उस छत्ते के अंदर जो होल्स होते हैं वो बाकायदा हेक्सागोनल की शेप में होते हैं, यानी 6 किनारे होते हैं उस होल्स के। और कमाल की बात ये है वो जो हेक्सागोनल शेप्स के होल्स होते हैं उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनकी डेप्थ, उनकी गहराई वो मुकम्मल तौर पर सेम होती है सबकी। इस कदर एक्यूरेसी के साथ मक्खियां अपने मकान बनाती हैं। इसी तरह दीगर मक्खियों के काम भी डिवाइड होते हैं, यानी कौन सी मक्खियां शहद लेकर आएंगी, कौन सी मक्खियां घर बनाएंगी, कौन सी मक्खियां घर की हिफाजत करेंगी, कौन सी मक्खियां अंडे देंगी, बच्चे पैदा करेंगी, कौन सी मक्खियां वैक्स बनाएंगी। ये हर चीज उस किंगडम के अंदर डिवाइड हुई होती है और एक बादशाह की रूलिंग के तहत सब कुछ चल रहा होता है। तो इट्स माइंड ब्लोइंग कि ये कैसे मुमकिन है कि एक छोटी सी मक्खी, उसका निजाम अल्लाह पाक ने कितना ज्यादा एक्यूरेट रखा है और हमारे लिए इसमें कितना कुछ सीखने के लिए है। मजीद बात करते हैं उन मक्खियों की जो मक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। तो वो कैसे करती हैं? मुख्तलिफ बागों में, जंगलों में, खेतों में जाकर फलों का, फूलों का, मुख्तलिफ इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनसे वो जूस इकट्ठा करती हैं, उनका रस इकट्ठा करती हैं। लेकिन वो शहद की तलाश के अंदर मीलों का सफर तय करती हैं और बाज़ औक़ात सैकड़ों मील दूर चली जाती हैं अपने उस छत्ते से। लेकिन जब वो वापस आ रही होती हैं तो उनका नेविगेशन सिस्टम अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है, रास्ते के अंदर वो आकर किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होती बल्कि सीधा अपने छत्ते पर पहुंचती हैं। चाहे जितनी भी दूर चली जाए वापस अपने ही छत्ते पर आएंगी। मजाल है कि कोई एक शहद की मक्खी इधर से उधर हो जाए। इसी तरह ये मक्खियां जो शहद तैयार करती हैं वो भी किसी एक किस्म का, एक रंग का नहीं होता। बाज़ औक़ात सुर्ख होता है यानी रेड, बाज़ औक़ात सफ़ेद होता है, बाज़ औक़ात सियाह यानी ब्लैक होता है और बाज़ औक़ात जर्द यानी गोल्डन कलर का, और बाज़ औक़ात शहद गाढ़ा होता है और बाज़ औक़ात पतला। ये सब क्यों हो रहा होता है? ये मौसम और फलों की डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा होता है। यानी जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे ही शहद की प्रॉपर्टीज भी बदलती जाएंगी। यानी कभी शहद जर्द रंग का है, कभी सुर्ख रंग का है, कभी सियाह रंग का है। तो ये डिपेंड करता है मौसम कैसा है और फल कैसे हैं जहाँ से वो शहद ला रही हैं। अब लास्ट में ये है कि शहद की मक्खियाँ अपना घर, ये छत्ते बनाती कहाँ हैं? ये मुख्तलिफ जगहों पर बनाती हैं, कभी पहाड़ों पे, कभी दरख्तों पे, कभी घरों के अंदर, कभी दीवारों के सुराखों के अंदर और बाज़ औक़ात ज़मीन पर भी अपने छत्ते बनाती हैं। तो दोस्तों ये थी शहद की मक्खियों के हवाले से कुछ अहम मालूमात। अब कुछ बात कर लेते हैं शहद की। शहद बाकायदा एक शिफा है। बाज़ अमराज तो ऐसे हैं जिनका इलाज है ही सिर्फ शहद, कि शहद पिलाया जाए तो वो मर्ज ठीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कफ है, किसी को खांसी हो रही है, एंग्जाइटी है, इसी तरह मैदा खराब है, इसी तरह सांस की डिजीजेज हैं, उसके लिए भी शहद मुफीद है। और बाज़ अमराज ऐसी होती हैं जिसके अंदर शहद को दीगर दवाइयों के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माजून और दीगर शरबत वगैरह। इसी तरह शिकंजीबीन या जिसको पंजाबी में शिकंजी भी कहते हैं,
اس کے اندر شہد کو ملا کر پینے سے پیٹ کے مرض دور ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ یہ شہد صرف بیماریوں سے شفا دیتا ہے بلکہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے۔ یہ ایک طرح کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بیماریوں سے حفاظت کرنے والا ہے، جن میں سے سر فہرست ڈائبٹیز بھی ہے، کیونکہ شہد آپ کے بلڈ پریشر کے اندر شوگر کو ریپڈلی انکریز نہیں کرتا جیسے وائٹ شوگر کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے شفا قرار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے شفا ہی ہے۔ اور ہر مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ضروری ہے۔ جب قرآن پاک میں حکم ہو گیا تو اب تو ہمیں اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا کہ واقعی شہد میں شفا ہے، اور ایسا ہے۔ آج دنیا کی سائنس یہ بات مان رہی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ گوگل کی کوئی بھی ریسرچ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ شہد کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔